तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th साइंस, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिएक्शंस की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फिर हमने बात की थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शंस की। तो हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सीधी सी बात है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसी का सॉल्यूशन से, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में कि दो कंपाउंड्स में आयंस का जो म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है, या उसको इंटरचेंज बोलते हैं या उसको स्वेपिंग बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने बात की थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या देखा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है, इसमें बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिडक्शन में बोलते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब आपको बताया था कि अगर ऐसी चीजें हो जाए कि एक ही केमिकल रिएक्शन हो और एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी साथ में हो रही है, रिडक्शन भी साथ में हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। आपको बताया था मैंने कि रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। हमने बात देखी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है कोरोजन एंड रेंसिबिलिटी। कोरोजन के बाद सबसे पहले करेंगे हम कोरोजन की, उसके बाद हम बात करेंगे हमारी रेंसिबिलिटी के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोरोजन की डेफिनेशन लिखते हैं। कोरोजन एक्चुअली क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखिए। When a metal is exposed to substance such as air, water, moisture, acid and base। आगे बात करते हैं जैसी for some time a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. This process is known as एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, और तीसरा है ग्रीन कोटिंग ऑन। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कि कोरोजन क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कोरोजन की कि एक्चुअल में कोरोजन होता है क्या है, तो समझते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगी डेफिनेशन इसकी। सो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड होना मतलब खराब होना, डैमेज होना। किससे खराब होती है? तो सब्सटेंस सच एज एयर, या तो एयर से वो खराब होने लगती है, वाटर से खराब होने लगती है, मॉइस्चर नमी से खराब होने लगती है, या फिर किसी एसिड से खराब होने लगती है, या फिर और भी सब्सटेंस ऐसे तो किसी मेटल को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए करते हैं। अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। हम ऑक्साइड को समझेंगे, ऑक्साइड क्या होता है। तो क्या होता है कि एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, इनके थ्रू जब कोई मेटल एक्सपोज होती है तो क्या होती है, कुछ देर के लिए सम टाइम के लिए लेयर ऑक्साइड की क्या होती है, फॉर्म्ड होती है उस मेटल के सरफेस पे। इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल। और जब वो मेटल पर वो सरफेस या फिर वो कोटिंग होती है तो उस मेटल को धीरे धीरे क्या करते हैं, कमजोर बनाते चले जाते हैं, जो भी ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है वो। हेंस मेटल सेट टू बी कोरोड। और मेटल पे धीरे धीरे क्या होती है, कोरोड होने लगती है। कोरोड का मतलब होता है मेटल पे धीरे धीरे क्या होती है, हमारे लैंग्वेज में बात करें तो मेटल पे धीरे धीरे क्या होती है, जंग लगने लगती है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी भी मेटल पर किसी भी टाइप की कोरोड होने लग जाए, उस पर जंग लगने लग जाए, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होने लग जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो हमारे लैंग्वेज में हम बोलेंगे जैसे जंग लगना, किसी मेटल पर किसी ऑक्साइड की लेयर जमती है उसको हम बोलते हैं कोरोड, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट का मतलब होता है जंग, और आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना। आप देखते हो लोहे को अगर बारिश के दिनों बाहर रख देते हैं तो लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ब्राउनिश लेयर बन जाती है। और ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, आपने देखा होगा कि जब चांदी वगैरह जो होती है, स्वेट पसीने के कारण क्या होता है, उस पर एक ब्लैक कोटिंग लग जाती है, तो चांदी पर भी क्या होती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, चांदी पर क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग क्रिएट हो जाती है, लेयर बन जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर जो होता है उस पर भी क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा किस किस पर क्या होता है, जंग लगती है। तो ये आपका कोरोजन हो गया है, कोरोजन होता क्या है। अब हम दो चीज समझते हैं कि हम प्रिवेंटेशन कैसे कर सकते हैं। कोरोजन से अगर बचना हो, कि हम चाहते हैं किसी मेटल पर क्या हो, एक्सपोज ना हो, जंग ना लगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम दो चीजें समझते हैं, इसकी प्रिवेंटेशन भी देखते हैं, और ऑक्साइड क्या होता है उसकी बात करते हैं। सीधी सी बात, तो ऑक्साइड की बात करते हैं। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसा होता है, अगर कोई मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जिस टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड। और अगर कोई नॉन मेटल है, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी वो क्या बनाएगी, नॉन मेटेलिक। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जितने भी टाइप्स की मेटल होती है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं
वो हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होती है वो जो ऑक्साइड बनाते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक के। और ऐसे ऑक्साइड जिसमें मेटल के साथ साथ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है, ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसकी प्रिवेंटेशन की मेथड देखेंगे। अब इसको इरेज करते हैं और हम बात करते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ करोजन। पहली जो टेक्निक होती है वो हमारी होती है ऑयलिंग। मेटल के सरफेस पर हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। दूसरा, या तो हम ग्रीजिंग करते हैं। तीसरा, एक टेक्निक होती है गैल्वेनाइजेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी मेटल, जिस मेटल पर क्या होता है, रस्टिंग हुई है, जंग लगी है, उस पर क्या होता है, एक लेयर को कोट कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन हमेशा क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनाइजेशन में किस लेयर की कोटिंग करते हैं, तो लेयर जो होती है वो हमारी होती है जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ताकि लंबे समय तक उसको क्या होती जा नहीं लगती है। और आखिरी तरीका जो होता है उसको बचाने का वो होता है पेंटिंग। तो पेंटिंग करके भी क्या कर सकते हैं, करोजन से बचा सकते हैं। उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक की बात करें जो हमारा क्या होगा, रेंसिडिटी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या है उसकी बात करते हैं। The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell or bad taste of। रेंसिडिटी की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं कि रेंसिडिटी एक्चुअल में होता क्या है।
तो रेंसिडिटी क्या होता है उसको समझते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल सब्सटेंस जो होते हैं, जो फूड सब्सटेंस होते हैं जिसमें फैट और ऑयल रहता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब उसमें से हाइड्रोजन जो होती है, जो भी सब्सटेंस होता है, धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जब ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एक्सपोज एयर होती है, उसके अंदर की जो एयर होती है वो क्या होती है, एक्सपोज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, या फिर बहुत दिनों तक क्या होता है वो खुली एयर में भी रहते हैं, उस कारण भी क्या होता है ये देखने के लिए मिलता है। एक्सपोज टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। सीधी सी बात है, अगर हमारे लैंग्वेज में बात करें तो आपने देखा होगा कि जितने भी, जैसे आपने देखा होगा नमकीन वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा पेपर पर जब उसको डालते हैं और घर लाते हैं तो काफ़ी दिनों तक उसको रखते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑयली सरफेस, जितना भी ऑयल होता है उस पेपर पर क्या होता है, सीक्रेट हो जाता है, जम जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद जब वो एक्सपोज हो जाती है एयर से, तो क्या होता है उसके टेस्ट में क्या होता है, आपको चेंज देखने के लिए मिलता है, बोलते हैं ना उसका टेस्ट उतर गया है। तो हमारे लेवल में बात करते हैं, लेकिन साइंस की लेवल में क्या होता है, उसे रेंसिडिटी कहते हैं कि जब कोई सब्सटेंस खराब हो जाए, फूड सब्सटेंस का टेस्ट पूरी तरह से खराब हो जाए, टेस्ट में चेंज आ जाए, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल, उससे क्या होगा, जब वो खराब हो जाएगा, जब कोई भी सब्सटेंस आप लाते हैं और उसमें से बैड स्मेल आने लग जाए, तो समझ जाइए कि उसमें कौन सी प्रोसेस हो गई है, रेंसिडिटी प्रोसेस हो गई है। और बैड स्मेल भी आती है और बैड टेस्ट का फूड आता है। आपने देखा होगा वेपर्स वगैरह जो होते हैं, लेस के वेपर्स मिलते हैं, बहुत सारे वेपर्स मिलते हैं, तो वेपर्स आपने देखा होगा काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता है, शॉप्स पर जाते हैं 5 महीने 6 महीने तक का उसका एक टाइम पीरियड होता है, और हर फूड आइटम जो होता है उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 2 मंथ, बेस्ट बिफोर 1 मंथ, बेस्ट बिफोर 3 मंथ, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 1 आवर 1 ईयर, बेस्ट बिफोर 2 ईयर, इस टाइप से रहता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब वेपर्स की बात करें तो वेपर्स में जो बेस होती है, आपको देखा होगा फ्लफी दिखता हो, फूली हुई दिखती है वेपर्स पे, और आप वेपर्स के पैकेट को जब फाड़ते हैं उसमें से जो एयर फील होती है, वो एयर जो होती है वो होती है नाइट्रोजन। आप ध्यान रखें, वेपर्स वगैरह के जो पैकेट होता है उसमें फूला हुआ इसमें नजर आता है, उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, इसलिए क्या होता है वो फ्लफी फूला हुआ नजर आता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या काम करती है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, उसको लंबे समय तक खराब नहीं होने देती है, मतलब क्या करती है, रेंसिडिटी क्या करती है, बचाती है। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन गैस कुछ वेपर्स के लिए क्या हो गई, एज अ प्रिजर्वेटिव काम कर रही है। प्रिजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ लंबे समय तक बनी रहे, खराब ना हो, इसलिए हम उस फूड सब्सटेंस में क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा अचार, जिसको हम बोलते हैं पिकल, तो अचार बहुत सारे आपने देखा होगा, अचार 1 साल 2 साल तक भी काम में आता है। तो अचार में सब्सटेंस डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जो अचार को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता है। उस प्रिजर्वेटिव का नाम होता है विनेगर। उससे हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं सिरका। तो विनेगर जो होता है वो अचार को काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होने देता है। तो आज हमने बात करी कोरोजन रेंसिडिटी की। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसका नाम होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप उसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो अभी आपने बहुत सारे रिएक्शंस की बात करी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करी, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप देखे आपने, उसमें आपने फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करी। फिर आपने बात करी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फिर बात करी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फिर आपने बात करी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, फिर आपने बात की रिडक्शन रिएक्शन की, और फिर बात की रेडॉक्स रिएक्शन की। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है केमिस्ट्री में जो टेम्परेचर पर बेस्ड होती है,
हम बात कर रहे हैं, हेडिंग डालते हैं रिएक्शंस बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे बेस्ड कुछ रिएक्शंस भी होती है, तो उस रिएक्शंस में हम बात करते हैं, सब दो रिएक्शन होती है। सबसे पहले रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो नाम से क्लियर है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इन रिएक्शंस को हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी क्या होती है, बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। तो हेडिंग डालते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, रिएक्शन in which heat is released along with formation of product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप रिएक्शन की डेफिनेशन को नोट करिए, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू और इस डेफिनेशन के मीनिंग को समझाता हूँ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं। और रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन इन विच इसमें हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होती है मतलब बाहर निकलती है, अलॉन्ग विद कब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फाइनली जब रिएक्ट कर लेते हैं, फाइनली क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के समय क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जांपल के लिए बात करते हैं इसमें, एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल होता है इसका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है इसकी बात करते हैं। हमारी CH4 इसको हम कहते हैं मेथेन, ये अपने आप में क्या होती है, नेचुरल गैस होती है। CH4 कौन सी कंडीशन में, गैसियस, जो अपने आप में गैस है CH4। और सीधी सी बात है, बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन तो अपने आप में क्या होती है, गैस। अब इसको हीट दे रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है, मतलब इसको क्या करेंगे, क्या बनेगा यहाँ पर, ये CO2 गैसियस स्टेट में, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास में H2O, वो भी कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर H2O तो लिक्विड होता है, तो उसको लिक्विड फेज में क्यों लिया। H2O लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, H2O वेपर्स के फॉर्म में मिलेगा, और वेपर्स जो होती है वो अपने आप में गैस होती है, दिखाई देती नहीं, हम गैसेस को देख नहीं सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, H2O पे आप लिक्विड इसके स्टेट नहीं लिखेंगे, आप इसकी स्टेट क्या लिखेंगे, यहाँ पर गैस लिखेंगे। ज़्यादा दिक्कत है तो फॉर्म लिख देना यहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो आपको वो बेहतर क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को भी कि यहाँ पर जो वाटर है वो वेपर से फॉर्म में रिलीज हो रहा है। अब इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब हाइड्रोजन 4 बनाना है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4। अब यहाँ पर 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे
2 लगा देंगे, 2 टू द 4 हो जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 2, 2 टू द 4। ये आपके क्वेश्चन क्या होगा, पहले ये हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, आपने यहाँ पर क्या देखा था एक्सोथर्मिक में, इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, यहाँ पर क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब। तो हम इसके रिएक्शन लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच the reactions which required energy in the form of heat, light and electricity this reaction is known as endothermic reaction। नोट कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं और उसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन आपने यहाँ नोट कर ली होगी। हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जिसको क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए उसे, तो चाहिए वो हीट के फॉर्म में, या वो चाहिए लाइट के फॉर्म में, या वो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए किस फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इस रिएक्शन में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन की डेफिनेशन को देखकर एक चीज याद रही होगी, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही सारी बातें बताई जा रही थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक भी प्रोडक्ट था, कंपाउंड था, वो दो रिएक्टेंट में क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी थी, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप थे। हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि हीट की प्रेजेंस में हो रही थी, उसके बाद हमारी थी इलेक्ट्रोलिसिस जो कि हमारी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही थी। और तीसरी हमारी थी हाइड्रोलिसिस या फोटोलिसिस जो हमारी लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी टाइप्स है वो उनके जो रिएक्शन थे उसके वो जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। तो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल कर सकते हैं। देख लेते हो आपने एग्जांपल reactions of
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन आती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या करेंगे, आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद अगर वो 2 नंबर में आती है, कम नंबरों में आती है, तो आप कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, या तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन को समझा सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन को समझा सकते हैं, या फिर आप फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन को समझा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नंबर में आती है पर आप तीनों को समझा दें। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस का जो एग्जाम्पल होगा उसमें आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की किसी भी रिएक्शंस को ले सकते हैं, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है तो अपने आप में क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। तो फाइनली हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस विद इक्वेशन यहाँ पर फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को आसानी से जो आपने नोट्स बनाए हैं उस सिस्टमेटिक वे में आप देखिए। फिर अगले लेक्चर में मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन दूंगा, और रिवीजन के बाद आपको जो डाउट्स है आप वो डाउट्स मुझे बताइए, मैं डाउट्स क्लियर करूंगा। उसके बाद हम हमारे साइंस का 10th साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में रिवीजन के साथ इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के। तब तक अपने डाउट्स निकाल कर रखिए, आप इसको नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।